गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का टॉपिक है टेररिज्म, ठीक है। और टेररिज्म मैंने टॉपिक इसलिए चुना है फॉर टू रीजंस बेसिकली। एक तो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में इंटरनल सिक्योरिटी के कई सारे टॉपिक्स करवाए, तो अगर इंटरनल सिक्योरिटी भारत की उसको रीजन वाइज डिवाइड किया जाए, एरिया वाइज डिवाइड किया जाए, तो मेनली 4 रीजन में देखा जा सकता है उसको। एक तो सेंट्रल इंडिया में जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट में जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्जेंसी, और जम्मू कश्मीर रीजन में इसको हम लोग कहते हैं टेररिज्म, एंड दैट टू फ्रॉम पाकिस्तान साइड। फाइन। And then we are facing some maritime security challenges also, since our maritime boundary is very long, 7,500 kilometer long approximately. So this needs to be protected, defended also. The 26/11 attack in 2008 happened through sea route only. So since then the maritime security also has become very significant. तो ये 3 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने ये करा दिया था। ये वाला टॉपिक मैंने अभी तक नहीं कराया था, और जानबूझ करके नहीं कराया था, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी डायनेमिक डिस्कशन हो सकता है। स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझ आनी चाहिए। इस पे आप देखोगे कि हर दूसरे साल यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे क्लास में। तीसरा, ये वो टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है कि एक एवरेज इंडियन सिटीजन को भी अपना एक ओपिनियन रखना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, तभी जाकर के टेररिज्म से होने वाले जो खतरे हैं उससे हम लोग बच पाएंगे। सो आई हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द पर्पस ऑफ दिस सेशन, कि यहाँ पे हम लोग वो टॉपिक्स लेंगे जो सिर्फ एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए नहीं, बट एक कॉमन सिटीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो टेररिज्म वैसा ही सब्जेक्ट है, और जब हम लोग टेररिज्म से डील करेंगे, आइडिया ऑफ टेररिज्म, तो इसको हम लोग इंट्रिकेटली लिंक करके देखेंगे विथ आर्टिकल 370। दोनों का बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। आर्टिकल 370 जो हमारे संविधान के अंदर है भी, बट उसके अंतर्गत जो स्पेशल स्टेटस मिलता था जम्मू कश्मीर को, उसको डी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया 2019 में। क्यों किया गया? सीधा सीधा रिलेशन है इसका। आर्टिकल 370, पाकिस्तान, तालिबान, टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सब इंटरलिंक्ड है, और इसी कारण से मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि ये इंसर्जेंसी और टेररिज्म में क्या अंतर है सर? क्यों अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों के बीच में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वॉयलेंस किस तरीके से। इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं वो वॉयलेंस इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, सरकार, सरकारी एजेंसीज, और टेरर ग्रुप जो हैं ये सिर्फ वॉयलेंस इस्तेमाल करते हैं, और कहीं भी कर सकते हैं, कभी स्टेट के अगेंस्ट, कभी कॉमन पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। सो 1992 मुंबई ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, कभी मुंबई रेलवे स्टेशन में घुस गए, 2008 में वहां अटैक कर दिया। इंसर्जेंट ग्रुप्स वॉयलेंस ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, बट इनका एक वेल डिफाइंड पर्पस है जो सबको पता है। जैसे अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात करें तो देयर इज एन इंसर्जेंट ग्रुप NSCN खापलांग, जो ग्रेटर नागालैंड स्टेट बनाना चाहता है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट। अल्फा, अभी एक मेजर इंसर्जेंट ग्रुप जो अभी भी एक्टिव है, परेश बरुआ फैक्शन, असम के अंदर, जो एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ असम बनाना चाहता है, राइट। भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उससे चैलेंज हो रही है, इसी कारण से इस डिमांड को मीट कर पाना नामुमकिन है। यही स्टिकिंग पॉइंट है। तो इनका एक क्लियर एजेंडा है। आप इनको देखोगे तो इनकी खुद की आर्मी होती है, इनका खुद का अपना मिनिस्ट्री होता है। दे कंसिडर देमसेल्फ एज गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट,
रादर लेजिटिमेट गवर्नमेंट कि हम ही हैं, इनको लोकल सपोर्ट भी होता है और ये लोग रेगुलर इलेक्शंस वगैरह सब कुछ कराते हैं, राइट। और ये लोग सरकार के अगेंस्ट वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं और उस वायलेंस को ये लोग जस्टिफाई करते हैं कि आप भी तो हमारे खिलाफ वायलेंस कर रहे हो, इट्स नथिंग बट एन आई फॉर एन आई। और हम हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, हम हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव। तो मुद्दा यह है कि इनके पास कुछ पब्लिक सपोर्ट भी है, एक पर्टिकुलर एजेंडा भी है कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बम मारो भाग जाओ। क्यों मार रहे हो? उरी में 2016 में अटैक करके भाग गए, पुलवामा अटैक करके भाग गए। सोचेंगे तो पता लग जाएगा कि कुछ तो एजेंडा इनका भी है, बट क्लियर कट एस्टैब्लिश्ड नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ टेरर, डर का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टैक्टिक्स। फॉर देम टेरर इज नॉट एंड, फॉर देम टेरर इज मीन्स टू अटेन एन एंड, फॉर देम टेरर इज मीन्स एज वेल एज एंड। ठीक है, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, बस एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मुख्य अंतर है। और इन दोनों के बीच में ये हैं, इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। ये लोग चाहते हैं कि एक सोशलिस्ट लाइन पे स्टेट बने, एगालिटेरियन सोसाइटी बने, लेकिन वो आइडियोलॉजी पूरी तरीके से कंक्रेटाइज नहीं है कि ये हमारा देश का नाम होगा, ऐसे हमारी आर्मी होगी, ऐसा हमारा फाइनेंस होगा। इट इज नॉट प्रॉपरली कंक्रेटाइज। तो इनकी एक आइडियोलॉजी है, बट वो आइडियोलॉजी कंक्रेटाइज होकर के एक प्रॉपर फेस अभी तक नहीं लिया है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये एक मिडिल पोजीशन है इनका। दे आर प्योरली कंक्रेटाइज्ड इंसर्जेंट्स, आर्म्ड रिबेलियन, मोर और लेस सेम थिंग, हैविंग लोकल सपोर्ट, क्लियर कट एजेंडा टू एस्टैब्लिश अ स्टेट। No agenda, no local support, just violence. Violence have an ideology, but what that ideology will lead to, exactly what you want to create is not clear. इसके लिए इनके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म, इनके लिए इंसर्जेंसी और इनके लिए एक्सट्रीमिज्म। शब्दों का थोड़ा सा महत्व है यहाँ पे, उनसे हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि इनका एजेंडा क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेररिज्म के बारे में। और टेररिज्म हमें पता है मेनली इस रीजन में है हमारे देश के, और वो भी पाकिस्तान साइड से, राइट। इंडिया फेसेस अ चैलेंज जिसको हम लोग कभी कभार कहते हैं I2 पिंसर स्ट्रेटेजी। पिंसर मतलब होता चिमटा, ठीक है। पाकिस्तान साइड से हम लोग फेस करते हैं इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्ट ग्रुप्स का, वो चोरी छुपे घुस जाते हैं और टेररिज्म करके भाग जाते हैं। और चाइना साइड से हम लोग फेस करते हैं इनकर्सन, चाइना की आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो जगह जगह पे फिर वो टेरिटोरियल जो बाउंड्री है उसको ब्रीच करने की कोशिश करती है। तो वन आई इज फॉर इन्फिल्ट्रेशन, अनदर आई इज फॉर इनकर्सन। और चाइना के तरफ से टेररिज्म नहीं है, चाइना के तरफ से तो इनकर्सन है, इनके तरफ से इन्फिल्ट्रेशन है, चोरी छुपे घुस जाओ, घुसपैठी, बम मारो, वापस भाग जाओ, इन्फिल्ट्रेट। तो आखिर पाकिस्तान साइड से ही क्यों है, पाकिस्तान क्यों टेररिज्म फैला रहा है, ये समझना जरूरी। और जब हम समझेंगे तभी तो इस तरह की चीजों को भविष्य में होने से रोक पाएंगे, अपने लेवल पे जो हम कर सकते। तो थोड़ी सी कश्मीर की हिस्ट्री हमें देखनी होगी। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक कानून पास होकर के आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। और इसके अंतर्गत भारत की जो टेरिटरी थी तब की, इसको दो पार्ट में डिवाइड की गई, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया, एंड देन देयर वर सम प्रिंसली स्टेट्स, somewhere close to 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिनको कहा गया इस कानून के अंतर्गत कि या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करें, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को, जो नया इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहा है, या तो आप भारत को ज्वाइन करें। आप चाहें तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, आज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ना ही पाकिस्तान ना ही भारत, किसी को ज्वाइन ना करें।
ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने भारत को ज्वाइन किया और इसमें सरदार पटेल का काफ़ी योगदान रहा, कन्विंस किया उन्होंने। इसीलिए सरदार पटेल को हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया, सरदार पटेल ने भारत को यूनिफाई किया। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत जैसे प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रह सकते थे, उस प्रोविजन का इस्तेमाल किया जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने, और उन्होंने फैसला किया कि उनका स्टेट जो कश्मीर है वो इंडिपेंडेंट रहेगा और ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, ना ही हिंदुस्तान को ज्वाइन करेगा। लेकिन हरि सिंह का ये जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरी तरह से कभी फुलफिल होने वाला था नहीं, क्योंकि कश्मीर वो अपने लेवल पे ज़्यादा टाइम तक इंडिपेंडेंट बनाए रख नहीं सकते थे। रीजन, वो इंटरनल चैलेंज भी फेस कर रहे थे और एक्सटर्नल चैलेंज तो फेस कर ही रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, क्या था इंटरनल चैलेंज, क्या था एक्सटर्नल चैलेंज, वो भी देखते हैं। देखिए, राजा हरि सिंह हिंदू हैं और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन भारत के साथ होना नहीं चाह रही थी, बट पॉपुलेशन बस चाहती थी कि जब अब डेमोक्रेसी आ ही रही है हर जगह, तो यहां भी आए, यहां मोनार्की क्यों रहे, हमसे संपर्क करके फैसला किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल चैलेंज फेस कर रहे थे, पॉपुलर प्रोटेस्ट फेस कर रहे थे, और पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता था कि कश्मीर को अपने साथ मिला लिया जाए। तो टू फ्रंट चैलेंज तो राजा हरि सिंह फेस कर रहे थे ऑलरेडी। राजा हरि सिंह का ये जो प्लान था कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखेंगे अंडर हिज मोनार्कियल रूल, वो कामयाब वैसे भी नहीं होने वाला था। डिसप्रोपोर्शनेटली पैराबोलिक एक्सपेक्टेशंस थे इनके, होने वाला था नहीं। ज्यादा टाइम चला नहीं, 1947 अक्टूबर में ही, हार्डली 3-4 महीने बाद 22 अक्टूबर को इस एरिया में पहले लगा कि रिवोल्ट कर दिया लोगों ने हरि सिंह के अगेंस्ट। लेकिन जब ध्यान से पता किया गया तो पता चला कि ये रिवोल्ट नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ट्राइबल्स का गेटअप लेकर के, अंडर द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स, भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके और रिवोल्ट का शकल दे रही है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, लोग राजा हरि सिंह के अगेंस्ट रिवोल्ट कर बैठे। ठीक है, लेकिन था इन्फिल्ट्रेशन ही। ये लोग घुसे और प्लान था इनका कि घुस करके तुरंत जाकर के श्रीनगर जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर का, उस पर कब्जा करके बैठ जाया जाए। अब पाकिस्तानी आर्मी तो पाकिस्तानी आर्मी है, ठीक है, ये लोग घुसे, प्लान था जल्दी से जल्दी श्रीनगर पहुंचा जाए, लेकिन इन लोग यहीं पे लूटपाट मचाने लगे, जो गांव मिल गया कुछ जेब में रख लो। ठीक है, तो इनको थोड़ा वक्त लग गया 3-4-5 दिन का। अदरवाइज अगर प्लान के मुताबिक ये लोग चलते तो 22 अक्टूबर को घुसे थे, 23-24 अक्टूबर तक यहां कब्जा करके बैठ जाते। कैपिटल सिटी को कब्जा करना मतलब कहीं ना कहीं आपने स्टेट को कब्जा कर लिया है। सब हुआ नहीं, 4 दिन का मिल गया टाइम। 26 अक्टूबर तक राजा हरि सिंह पहुंचे दिल्ली और उन्होंने कहा कि देखिए सर, मैं भारत को ज्वाइन करने के लिए तैयार, आई एम विलिंग टू, बिकॉज ही वॉज अंडर प्रेशर। अब वो समझ गए थे कि जो उनकी उम्मीद थी कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट बनाए रखें अंडर हिज ओन मोनार्की रूल, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैं भारत को ज्वाइन करने को तैयार हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को तैयार हूं, जिसके साथ कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा। बस रिक्वेस्ट है कि हमारे लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, तो हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए कश्मीर को, बाकी स्टेट्स की तरह ना ट्रीट किया जाए, हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए ताकि हमारे कल्चरल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। भारत को लगा ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, वो कैसे क्या होगा वो देखा जाएगा, हम लोग आपको स्पेशल स्टेटस दे देंगे। तो यहां से बात हो गई स्पेशल स्टेटस की। इंडियन आर्मी पहुंची कश्मीर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया आफ्टर सिग्नेचर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अब लीगली हम लोग इंटरवीन कर सकते थे। तो इंडियन आर्मी पहुंची और इंडियन आर्मी ने जाकर के पाकिस्तानी आर्मी को यहां पे रोका, इस एरिया में जाकर के रोक दिया।
ठीक है, अब देखिए हाइंडसाइट में किसी को जज करना आसान है, ठीक है। अभी यहां पे दो बातें हो सकती थी, इंडियन आर्मी इनको खदेड़ भगाती और पूरा एरिया तभी कैप्चर कर लेती, वो एक सोल्यूशन हो सकता था कि सिंस अब कश्मीर भारत का हिस्सा है तो अब हम लोग इसको रिकवर करेंगे। लेकिन नेहरू जी ने क्या फैसला लिया, उस वक्त के प्रधानमंत्री, कि हम लोग इस मैटर को लेकर के जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में और वहां पे मामला जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से स्टैब्लिश होगा। ये अब के टाइम में हिमालयन ब्लंडर कह देते हैं, नेहरूज ब्लंडर कह देते हैं, अदरवाइज ये पीओके वाला समस्या कभी होता ही नहीं। बट हम लोग लेकर के पहुंच गए मामला यूनाइटेड नेशंस में 1 जनवरी को। तो डेट थोड़ा ध्यान रखिए, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। 22 अक्टूबर को रिवोल्ट हुआ, 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, 1 जनवरी 1948 को हम लोग लेकर के पहुंच गए मामला यूनाइटेड नेशंस में। 15 जनवरी को पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दिया उसी यूनाइटेड नेशंस में कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है कश्मीर और इंडिया के बीच में, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि राजा हरि सिंह सोलली कैसे फैसला कर सकते हैं कि वो किसके साथ जाना चाहते। यूनाइटेड नेशन स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया, विच वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच कैटास्ट्रॉफिक वॉर्स। और ऐसे वॉर्स इसीलिए लड़े गए हैं 2 बार, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं थी, ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्टेड नहीं हो रहे थे। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। तो यूनाइटेड नेशंस स्टूड फॉर डेमोक्रेसी। इसी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने कि सर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है ना पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रिवेल कराने के लिए, तो कहाँ हो रही है डेमोक्रेसी? कश्मीर के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही वैलिड नहीं है और ये मामला वहां जाकर के कॉम्प्लेक्स हो गया। तो नेहरू के कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुए। ही फेल्ट लाइक इट इज़ तो सिंपल स्ट्रेट जैकेटेड केस, हम जाएंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिखाएंगे। और नेहरू जी का ये जो प्लान था कि तुरंत यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कर देगा कि यस इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑफ स्टोरी, वो ऐसा हुआ नहीं, मामला उलझ गया। यूनाइटेड नेशन से रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन नंबर 47 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, कि अब कश्मीर के अंदर होगी प्लेबिसाइट, लोग वोट करेंगे, ठीक है, और लोग वोट करके फैसला करेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अब प्लेबिसाइट इंडिपेंडेंट तरीके से हो, इसके लिए जरूरी था कि पाकिस्तान आर्मी बाहर निकले। तो उस प्लेबिसाइट में यह भी कंडीशन रखा गया कि पाकिस्तानी आर्मी जो घुस करके बैठी है और इस एरिया को कैप्चर करके यहां तक बैठी है, लगभग 1/3 ऑफ कश्मीर, पहले वहां से निकलो, तभी जाकर के होगी प्लेबिसाइट फ्री एंड फेयर तरीके से। अब पाकिस्तान के लिए फिर डायलेमा कि 1/3 छोड़ के निकले और पता चला कि प्लेबिसाइट में कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तब तो फिर 1/3 पार्ट भी हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान तब से इस कंडीशन को उसने पूरा ही नहीं किया। पाकिस्तानी आर्मी वहां से पीछे हटी ही नहीं और शुरू कर दिया ब्लेम गेम, पहले तुम निकलो, पहले तुम निकलो। और हमें क्यों भरोसा हो पाकिस्तान पे, हम निकल जाएं और वो ना निकले तो फिर प्रॉब्लम। तो आप समझ रहे हैं, पहले आप का मामला फंस गया यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस कहते रह गया कि भाई निकलो तुम लोग पाकिस्तान पे हमें भरोसा नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से आज तक जो प्लेबिसाइट रेजोल्यूशन नंबर 47 के हिसाब से तय की गई थी वो हो नहीं पाई और मामला वहीं फंसा हुआ है। पाकिस्तान के हाथ जो लग गया, पाकिस्तान सोच रहा है उसको पकड़ के बैठे रहो। पीओके जिसको हम आज कहते हैं, हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जैसा मैंने आपको बताया, राजा हरि सिंह ड्यूअल प्रेशर में थे, एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंटरनल प्रेशर फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन। उस लोकल पॉपुलेशन के लीडर शेख अब्दुल्ला, ये पूरा परिवार थोड़ा जरूरी है कश्मीर के पॉलिटिक्स के लिए, इसीलिए मैं इनके बारे में थोड़ा बोल रहा हूं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला, ठीक है। ये लोग कश्मीर की पॉलिटिक्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं।
तो उस वक्त इनके दादाजी, आज के टाइम में सबसे एक्टिव ये हैं, ठीक है, उमर, इनके दादाजी ये पॉपुलर लीडर थे और ये मूवमेंट करा रहे थे कि नहीं, राजा हरि सिंह की बात अकेले नहीं होनी चाहिए। राजा हरि सिंह क्यों बात करेंगे भारत के साथ? बात होगी तो लोगों का जो नेता है वो बात करेगा। तो आप सोचिए और समझिए ध्यान से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो अक्टूबर 1947 में साइन हो गया था, ठीक है, लेकिन क्या स्पेशल स्टेटस होगा कश्मीर के लिए, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो तय नहीं हुआ था। बस भारत ने एक ओवरऑल पॉलिसी मेजर्स की तरह एक्सेप्ट कर लिया था कि यस वी विल बी गिविंग यू सम स्पेशल स्टेटस, बट एग्जैक्टली उसके डिटेल्स फाइनलाइज नहीं हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे लोकल गवर्नमेंट बनाई गई और लोकल गवर्नमेंट के हेड बने ये शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला नेगोशिएट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश का संविधान बना रही थी। आपको पता है हमारा संविधान बन करके अडॉप्ट एंड इनैक्ट होगा ऑन 26 जनवरी 1950, राइट, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। तो शेख अब्दुल्ला ने नेगोशिएट करके सारे डिटेल्स कि किस किस तरीके का स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए वो इंसर्ट कराया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसी के थ्रू आर्टिकल 370 और उसके स्पेशल प्रोविजंस इंसर्ट हुए कि कश्मीर का अपना एक संविधान होगा, कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कश्मीर का संविधान बनाएगी, और कश्मीर के लोगों के लिए कई सारे स्पेशल राइट्स होंगे, उनके लैंड रिसोर्सेज को लेकर के, उनके मैरिजेस, कल्चर, कस्टम्स को लेकर के। जो बाहर के लोग हैं, बाहर मतलब भारत के दूसरे हिस्से के लोग हैं, उनके राइट्स जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड होंगे, वहाँ पे लोकल प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं कर सकते। अगर लोकल लेडी से मैरिज करते हैं तो फिर दैट लेडी विल ऑल्सो लूज हर राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी इन द कश्मीर रीजन। ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आर्टिकल 370 में फाइनलाइज हो गया। तो मुद्दा ये है कि आर्टिकल 370 को भारत सरकार के साथ नेगोशिएट करा के इंसर्ट कराने वाले लोग ये। आगे आगे आप देखोगे कि आर्टिकल 370 को वैसे तो लाया गया था एज ए टेम्पोररी प्रोविजन कि जब तक हम लोगों को अपने राइट्स प्रोटेक्टेड होने का डाउट है कि भारत के साथ, तब तक हमें 370 चाहिए स्पेशल स्टेटस। बाद में जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो धीरे धीरे 370 को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 370 को इंसर्ट करवाया गया, उसने 370 के रिवोकेशन को या ख़त्म करने को लगभग इम्पॉसिबल बना दिया था। तो आया था एज ए टेम्पोररी स्टेटस ओनली या टेम्पोररी प्रोविजन ओनली, बट दिस टेम्पोररी प्रोविजन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए मैनर दैट इट मोर और लेस टुक अ परमानेंट शेप। और यही कारण है कि इसको हटाने में 70 साल लग गए। हमें आगे ये भी समझेंगे कि इसको हटाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई वी नीडेड टू रिवोक 370। 2019 में ऐसा हुआ क्या? देखिए, आपको मैंने बताया कि 1948 में तो जनवरी में 1 जनवरी को हम लेकर गए यूनाइटेड नेशंस में मामला, 15 जनवरी को पाकिस्तान ने उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिया और मामला वहीं फंस गया। ठीक है, इस लाइन को कह दिया गया सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन जो होता है वो इंडिकेट करता है कि वॉर अभी चल रही है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने वॉर को स्टॉप किया हुआ है और डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी, एक तरफ भारत की आर्मी, और इस लाइन को कहा गया सीज फायर लाइन। तो वॉर डिड नॉट एंड, दैट स्टार्टेड इन 1947-48। वो वॉर खत्म हुआ नहीं, और वो वॉर खत्म हुआ नहीं, पाकिस्तान ने अगला वॉर छेड़ दिया 1965 में। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में 3 मुख्य वॉर लड़े गए, ये आपको वैसे भी पता है। वॉर इन्फिल्ट्रेशन नहीं, 1947 जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर 65 एंड 71। 1947 में ये जो लाइन है इसको बना दिया गया सीज फायर लाइन। 1965 में हुआ क्या, उसके जस्ट 1 साल पहले डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के डिसीजंस कुछ गलत माने जा सकते हैं, हाइंडसाइट में तो जज करना किसी को आसान है,
बट जवाहरलाल नेहरू एनीवे वाज अ स्टालवर्ट लीडर, ठीक है। तो उनके रहते हुए भारत का एक सशक्त इमेज था, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का स्टेचर काफी स्ट्रांग था। बट नेहरू की डेथ और 1962 में रिवर्सेस एट द हैंड्स ऑफ चाइनीज, ठीक है, साइनो इंडिया वॉर, उसने हमारा थोड़ा सा रेपुटेशन को डैमेज किया। और नेहरू की डेथ, ये दोनों चीजों ने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंट बना दिया कि अरे भारत अभी बहुत कमजोर है। और पाकिस्तान ने 1965 में आप कहिए डबल वॉर शुरू कर दिया, एक वॉर तो खत्म हुआ नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि 1965 वाला जो वॉर है, इट वाज एक्सटेंशन ऑफ 1947 वॉर ओनली, बिकॉज द वॉर डिड नॉट एंड ऑफिशियली, द लाइन वाज सीज फायर लाइन, ओके। इसने अटैक कर दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया पाकिस्तान ने। 30,000 पाकिस्तान के सैनिक घुस पड़े भारत के कश्मीर वाले एरिया में। कुछ ही दिनों बाद लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसका पर्पस था कि इंडिया का जो कनेक्शन है कश्मीर के मेन एरिया से, श्रीनगर से, उसको तोड़ दिया जाए। सप्लाई ही नहीं जाएगी तो फिर कश्मीर पे कंट्रोल कैसे बना रखोगे। और शुरुआती टाइम में तो 1965 जो इन्वेजन था या अग्रेशन था पाकिस्तान के तरफ से, उसको जवाब दे पाना भारत के लिए थोड़ा कठिन हो रहा था कश्मीर एरिया में। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उस वक्त नेहरू जी के बाद वो बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने फिर एक दूसरी अप्रोच अपनाई। उन्होंने कहा ये वाला फ्रंट खोलो, ये कश्मीर में घुस रहा है, हम लोग इसके देश में घुसते हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, आई एम सो सॉरी, पंजाब बॉर्डर से, ठीक है, पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर से, ये वाला फ्रंट खोलो। पाकिस्तान ने कभी ये सोचा नहीं था कि इंडिया ये भी कर सकता है, ठीक है। अभी ये इधर घुस रहा है, हम इधर घुस रहे हैं, कोई फायदा हुआ नहीं। और यहां पे पाकिस्तान हैड टू फेस ह्यूज डैमेजेस ऑन दिस फ्रंट। तो फिर बातचीत हुई कि चलो यार मिलते हैं, बैठते हैं ताशकेंत में। यूएसएसआर ने बुलाया 1966 जनवरी में, कह रहे ऐसे मत लड़ो, आओ चर्चा करते हैं। भारत ने कहा हम तो वैसे भी नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो जनवरी में हम लोग पहुंचे और ताशकेंत समझौता हुआ, जिसमें स्टेटस को आंते, मतलब जैसे थे सरल भाषा में, लौट जाए। तो मामला खत्म हुआ 1965 वाला। उसी ताशकेंत समझौते के दौरान शास्त्री जी की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेज में डेथ हुई। कैसे हो गई उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। फिर इंदिरा गांधी जी बन गई प्रधानमंत्री, ठीक है। बट ये है 1965 वॉर। आप कह सकते हैं कि ये 47 का ही एक्सटेंशन है। 71 वॉर कुछ ही दिनों बाद, इसका तो रीजन बिल्कुल ही अलग है। इसका रीजन पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स से ओरिजिनेट होता है। पाकिस्तान जब देश बना तो आपको पता है वो, उसमें बेसिस बना रिलीजन, इस्लामिक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, उस एरिया को हम लोग पाकिस्तान बनाएंगे। तो उन्होंने मतलब कन्वीनियंस, लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस को नेग्लेक्ट करते हुए पाकिस्तान देश तो बना दिया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ज्योग्राफिकली दे आर वाइड अपार्ट एंड कल्चरली ऑल्सो दे आर वाइड अपार्ट। इस्लाम बस एक फैक्टर है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, बट कल्चर वाइज दोनों बहुत अलग है। बंगाली कल्चर, पंजाबी कल्चर मेनली, और भी हैं यहाँ पे, पंजाबी मुस्लिम्स आर डोमिनेंट, ठीक है, इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वेस्ट पाकिस्तान से कंट्रोल हो रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो नेग्लेक्ट हो रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स फिर अब रेज कर रहे थे अपने वॉइसेस को। शेख मुजीबुर रहमान इसमें सबसे आगे, ठीक है। अवामी लीग पार्टी बनी, उन्हीं की डॉटर हैं अभी शेख हसीना, जो वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। तो उसको दबाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, इस रेबेलियन वॉइसेस को, क्योंकि इनके इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स वेयर नेग्लेक्टेड। अब इसको दबाने के चक्कर में पाकिस्तान, कई सारे पाकिस्तानी आर्मी कई सारे एट्रोसियस ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे इन लोगों को दबाने के लिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको। एक यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति वाहिनी, विच स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इट स्टार्टेड डिमांडिंग मुक्ति वाहिनी independence of East Pakistan, which they will be calling Bangladesh. So they will be creating a new country
नॉट ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन बट ऑन द लाइन ऑफ कल्चर, बंगाली कल्चर, बांग्लादेश। ठीक है, सिर्फ रिलीजन काफी नहीं होता है बाइंड करने के लिए, और बहुत सारे केसेस में कल्चर हैज बीन फाउंड टू बी मोर डोमिनेटिंग, मोर बाइंडिंग देन रिलीजन। मुक्ति वाहिनी, पाकिस्तान को लग रहा है कि हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं मुक्ति वाहिनी को। ठीक है, पाकिस्तान ने एट्रोसियस ऑपरेशंस लॉन्च किए पाकिस्तानी आर्मी ने, उसमें में से एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सर्च लाइट, 24 मार्च, ठीक है, 1971 में स्टार्टिंग में। और वही ऑपरेशन सर्च लाइट में फिर इतनी एट्रोसिटीज हुई कि भारत साइड में लोग जो हैं इलीगल तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके आने लगे ईस्ट पाकिस्तान से, और इंडिया के लिए रिफ्यूजी क्राइसिस सिचुएशन बन गई। ऑलरेडी हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा, ऊपर से इलीगल इमिग्रेंट्स, तो वो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी, उसमें से कौन सही है, कौन जो है हमारे देश के अंदर टेररिज्म फैलाएगा, ये सब समस्याएं अब आ रही थी। तो इंडिया हैड टू इंटरवीन दिस टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्यूट विथ पाकिस्तान बट बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर पूरी प्लानिंग हुई, मामला शुरू हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ मार्च अप्रैल 1971 से। भारत ने इंटरवीन किया है दिसंबर में 1971 में। उस वक्त कितनी प्लानिंग हुई है उस पर चर्चा मैं किसी और दिन करूंगा, अदरवाइज देयर विल बी अ डेविएशन। क्योंकि पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंट था कि भारत कुछ कर ही नहीं सकता। नॉर्थ से चाइना की आर्मी बिल्कुल तैनात कि तुम इंटरवीन करोगे, हम तुम्हारे देश में इंटरवीन करते हैं। यहां पे बे ऑफ बंगाल में यूएस की 8th नेवल फ्लीट और स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फ्लीट, वो लगातार सर्वेलेंस कर रही है कि तुम कुछ इंटरवीन करोगे, हम तुम्हारे देश में इंटरवीन करते हैं। तो 7-8 महीने बैक चैनल डिप्लोमेसी लगाई गई और दोनों को शांत कराया गया। इसको शांत कराने के पीछे तो मुख्य था यूएसएसआर। यही टाइम था जब हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, अदरवाइज तो वी वर फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि ना हम यूएसएसआर के साथ हैं ना यूएस के साथ हैं, बट हमने फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया। यूएसएसआर ने यहाँ पे फोर्सेस बढ़ाए तो चाइना को कुछ फोर्स डाइवर्ट करना पड़ा, हमने यूके की मदद लेकर के इसको शांत कराया। पाकिस्तान भरोसे में है पूरा कि हमारे दो दोस्त हैं। 1971 दिसंबर तक पिट गया, लेकिन बुरी तरह से। यू नो द स्टोरी। जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं सबमिशन सरेंडर लेटर इंडियन आर्मी को 1971 में। तो ये डिजास्टर था पाकिस्तान के लिए। 1971 तो वाज तो डिजास्टर, मोस्ट डिवास्टेटिंग। और 1971 के बाद से पाकिस्तान अपना अप्रोच बदलेगा। आप देखो 1971 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी कन्वेंशनल वॉर नहीं हुआ है। उसके बाद से पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो फ्रंटल अटैक नहीं करेगा इंडिया के ऊपर। अब वो इंडिया को इंटरनली वीक करेगा, और यहां से शुरू हुआ टेररिज्म। बट टेररिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में देखने से पहले, क्योंकि मैंने आपको बोला था सीज फायर लाइन, इस लाइन को कहा गया सीज फायर लाइन क्योंकि वॉर टेम्पोररीली स्टॉप हुआ था दोनों देशों के बीच में। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को इम्प्रिजन कर लिया था। भारत के अंदर हम लेकर के आए थे उनको। ठीक है, अब उनको खिलाना पिलाना हमारे लिए हेडेक और पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी वाली बात। तो फिर 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुआ, जुलाई में, लगभग 6-7 महीने बाद। दिसंबर 1971 में वॉर हुआ, जुलाई में हम लोग बैठे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो, यही इंसान है टेररिज्म के पीछे मुख्य। ठीक है, साइन कराया गया कि तुम मानो कि बांग्लादेश इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसने कहा मान लिया, बोले चलो आगे से कोई भी डिस्प्यूट हम लोग वॉर से रिजॉल्व नहीं करेंगे, बातचीत करके रिजॉल्व करेंगे। तो वॉर को ऑफिशियली खत्म करते हैं। इसने कहा मान लिया। भारत ने कहा कि अब हम तुम्हारे 93,000 सोल्जर्स को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो इस लाइन को नाम बदल करके दे दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, कि अभी के लिए ये कंट्रोल है, बट दिस इज नॉट अ फाइनल बाउंड्री। सो यू मस्ट नो डिफरेंस बिटवीन सीज फायर लाइन
LOC एन इंटरनेशनल बाउंड्री, दिस इज नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री। जो दुनिया के बाकी देश जब मैप बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं भारत का मैप, ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये अभी के लिए हमने अग्री किया है एज ए रिजल्ट ऑफ 1972 शिमला एग्रीमेंट कि अभी के लिए कंट्रोल ये है, बट हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे थ्रू डिस्प्यूट एंड थ्रू डिस्कशन, एंड ये एरिया हमारा है, इसीलिए हम इसको हमेशा क्या बोलते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज इंडियाज टेरिटरी, राइट, क्लियर, इंडिया स्टैंड। और यही कारण है कि चाइना जैसे ही यहां कोई भी हरकत करता है, इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। अब भारत के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करना या ओवरऑल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हमने ज्वाइन किया, इसका मतलब इनडायरेक्टली हमने कंसीड कर दिया कि ये वाला एरिया हमारा नहीं है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज आवर स्टैंड एंड नेवर एवर एक्सेप्ट एनी सच मैप। यहां पे भारत का हिस्सा ये वाला रीजन नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से जैसा कि मैंने आपको बताया, बिफोर शिमला एग्रीमेंट दिस वाज सीज फायर लाइन, आफ्टर शिमला एग्रीमेंट इट बिकेम लाइन ऑफ कंट्रोल। वापस से मुद्दे पे आते हैं। अब देखो, जुल्फिकार अली भुट्टो साइन करके जाएगा शिमला एग्रीमेंट, देश में चेहरा दिखा पाएगा? नहीं ना। पहले आर्मी में भी वो काफी प्रोएक्टिव था। वो जुल्फिकार अली भुट्टो का ही ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है ऑपरेशन जिब्राल्टर 65 वाला, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और देश में जाकर के उसको अपना फेस भी तो दिखाना है। उसने एंटी इंडिया रेटोरिक शुरू किया, 1000 ईयर वॉर विथ इंडिया, ही सेड, 1000 सालों में भी भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। आप सोचो ना, एक इंसान जो शिमला एग्रीमेंट साइन करके जा रहा है, तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़े गए हैं, वो हमेशा तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण है, उनको ले आना है। तुम बांग्लादेश को मानो ना मानो, वो अलग देश बन चुका है, तो शर्मिंदगी को एक बार खत्म करो। उसने कहा चलो साइन कर देते, लेकिन अब उसकी कितनी मजबूरी बन गई होगी भारत को सुबह शाम गाली देना, नहीं तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म। उसने उस वक्त स्टेटमेंट दिया, 1000 ईयर्स वॉर विथ इंडिया, 1000 साल तक लड़ाई करनी होगी तो 1000 साल तक करेंगे, लेकिन भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। भुट्टो, ठीक है। उसने स्ट्रैटेजी अपनाई कि अब भारत को हम अंदर से खोखला करेंगे, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, और यहीं से शुरू हुआ टेररिज्म का खेल। तो ये बात हम कर रहे हैं 1971 की, ठीक है, 72 शिमला एग्रीमेंट। और उस वक्त उसको सीधा सीधा मौका दिख गया पंजाब एरिया में। पंजाब एरिया में क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया, अकाली दल, कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। अकाली दल, वो लोकल पॉलिटिक्स, देखो हमेशा ये लोकल पॉलिटिक्स जो है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को शुरुआत करा देती है। अकाली दल जो है वो कह रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, जम्मू कश्मीर जैसा। इंदिरा गांधी जी ने, ऐसा कहा जाता है कि भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू किया, पाकिस्तान को इसमें मौका दिखा, और भुट्टो ने सबसे पहले इस एरिया में इंटरवीन करना शुरू किया, और इसी कारण से भिंडरावाले का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया। और इसीलिए भिंडरावाले का के लिए मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर जो आप बनाते हैं और जो आपके अगेंस्ट ही काम करने लगता है। अभी ये पूरा का पूरा खालिस्तानी जो मूवमेंट है 70 से लेकर के 85 तक भारत को परेशान रखेगा। 84 अक्टूबर में, आई थिंक दिसंबर में, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हो जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जून 84 में, राइट। तो ये सारी कहानी तो आप जानते हैं। तो भारत 70 से ही अब टेररिज्म से परेशान है। पहले वो टेररिज्म कहां, ठीक है। अब खालिस्तानी मूवमेंट को टेररिज्म कहें या इंसर्जेंसी कहें, ये आप लोग बताइए। इंसर्जेंसी, बट उसमें पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, टेररिज्म। इसीलिए खालिस्तानी मूवमेंट एक खिचड़ी है, एक हाइब्रिड है। भिंडरावाले के व्यू पॉइंट से इट इज इंसर्जेंसी, फ्रॉम पाकिस्तान व्यू पॉइंट इट इज टेररिज्म। और पाकिस्तान का तो सिंपल सा एजेंडा है, जैसे इसने हमारे साथ किया ईस्ट पाकिस्तान में, वो हम लोग इसके साथ कर दे खालिस्तान में, हिसाब बराबर, ठीक है। ये चला 84-85 तक। 84-85 के बाद से भारत ने पंजाब वाले एरिया में बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को कर्व डाउन करने की कोशिश की। काफी हद तक कर्व डाउन है भी,
बट आज के डेट में कुछ लोग विदेशों में बैठ करके, कनाडा और यूएस में बैठ करके इसको आग देने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग भारत से इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमने लास्ट संडे देखा था, लास्ट सैटरडे देखा था, राइट। लेकिन कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? कश्मीर के अंदर सारी चीजें एकदम नियमित तौर से चल रही हैं, सब शांति शांति है, ऐसा आप कह सकते हैं। 1990 तक कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर, हम कह रहे हैं आके ले लो अगर हिम्मत है तो, राइट। हम लोग एलओसी अभी डिटरमाइन किए हुए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया ये पीओके हमारा है, आज नहीं तो कल हमें चाहिए, ठीक है। और बाकी पूरा मामला शांति से है। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1990 के बाद से कि कश्मीर में हालत इतने बिगड़ गए, और कश्मीर के अंदर टेररिज्म, कश्मीर और टेररिज्म बिल्कुल साथ में ही नाम लिया जाने लगा। इसके लिए मैं बस एग्जांपल देता हूं। यू सी सो मेनी मूवीज वेयर शॉट इन कश्मीर टिल 1990। कश्मीर वाज वेरी पीसफुल रीजन टिल 1990, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1990 के बाद से एक आम इंडियन वहां जाने में घबराने लगा। ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल स्टेटस है इसलिए, क्योंकि वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा राइज हो गया एकाएक से। तो देखिए क्या हो रहा है 1990s में। देखिए 1945 ऑनवर्ड्स दुनिया चली गई कोल्ड वॉर में, ठीक है। एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है या मार्केट आइडियोलॉजी, लिबरल मार्केट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। और इसको कोल्ड वॉर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे, ये लोग प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में इनडायरेक्टली लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कोरिया में, वियतनाम में, और अब ऐसी लड़ाई होगी यहां अफगानिस्तान में। उसका सीधा सीधा भारत के टेररिज्म से संबंध है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। होगा क्या कि पाकिस्तान ने सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया था कि हम इसके साथ हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम पाकिस्तान हैड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ यूएस ब्लॉक। इंडिया फॉलोड नैम, नॉन अलाइनमेंट, मतलब वी डिसाइडेड टू ज्वाइन नाइदर ऑफ द ब्लॉक, फाइन। बट भारत की मजबूरी रही कि 1971 में हमें इनडायरेक्टली इसके तरफ थोड़ा झुकाव दिखाना पड़ा। आपको मैंने रीजन बताया है क्यों, क्योंकि हमें जो ईस्ट पाकिस्तान से हो रहे टेंशन्स थे उसको डिफ्यूज करना था, तो हमें यूएसएसआर की मदद चाहिए थी। तो वी साइंड अ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट विद यूएसएसआर इन 1971। तो नैम है, येट हम लोग कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाते हुए फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन कर लिए यूएसएसआर के। तो यूएस गॉट अ क्लियर कट मैसेज कि इंडिया दो फॉर्मली सेज कि इट फॉलोज नैम, बट इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो यहां पे है ईरान, ध्यान से समझना, बीच में है यहां पे लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान, और यहां पे है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, पाकिस्तान यूएस के साथ है, ईरान भी यूएस के साथ था टिल 1979, ओके। वहां पे एक मोनार्क रूल कर रहा था, शाह रेजा पहलवी, और वो पूरी तरीके से यूएस का पपेट ही था। बट उसके अगेंस्ट एक क्रांति आई 1979 में, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, ईरानियन रिवॉल्यूशन, और पहलवी को तो हटा ही दिया, यूएस के साथ उन्होंने एकदम हॉस्टिलिटी डिक्लेयर कर दी। तो 1979 का टाइम है और आज का टाइम है, ईरान एंड यूएस आर हॉस्टाइल टू ईच अदर, द रीजन बीइंग ईरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां पे ऊपर में है यूएसएसआर, भारत यूएसएसआर के साथ इंक्लिनेशन दिखा चुका है फ्रेंडशिप अग्रीमेंट 1971 में। ईरान पहले यूएस के साथ था, पाकिस्तान यूएस के साथ था, तो इंडिया वाज अंडर प्रेशर इन दोनों के कारण। अफगानिस्तान न्यूट्रल मान लो। अब कैसा है कि ईरान जो है वो एंटी यूएस हो जाएगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रो यूएसएसआर हो गया इन द कोल्ड वॉर टाइम। और अफगानिस्तान अब एक आप समझ लो एक बफर रीजन रह गया जो अभी न्यूट्रल है।
यहां फंस गया पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को हमने सैंडविच कर दिया, यूएसएसआर ने दिमाग लगाया कोल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है, कि अगर भारत तो अपने साथ है ही, इसकी मजबूरी है नाम बोलना, लेकिन है अपने साथ, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ये अपने साथ ही है, ये इसके साथ है, इसको अपन सैंडविच कर देते। तो कोल्ड वॉर के टाइम में शुरू हुआ द पॉलिसी ऑफ सैंडविचिंग पाकिस्तान। इसको चारों ओर से प्रेशर में ला देते हैं कि तुम या तो हमारे साथ हो लो, नहीं तो फिर यू विल हैव बिगर प्रॉब्लम्स। सैंडविच करने के लिए जरूरी था अफगानिस्तान, ये अपने साथ हो जाए तो चारों तरफ से घिर जाएगा। और फिर शुरू हुआ अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर का इंट्रूजन। तो आप समझिए 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन एंड 1979 में ही यूएसएसआर का इंट्रूजन इन अफगानिस्तान। दे आर नॉट अनकनेक्टेड इवेंट्स। अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर ने अटैक कर दिया यहां पे सरकार अपनी बनवाने के लिए, विद द गोल ऑफ सैंडविचिंग पाकिस्तान। तो ऑल सच थिंग्स वेर गोइंग ऑन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। एकाएक से आप देखो पूरा का पूरा यूएसएसआर का इंफ्लुएंस जो है यहां तक। अभी यूएसएसआर जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक था, जैसे ही पाकिस्तान का विकेट गिरा यूएसएसआर यहां तक। तो पाकिस्तान को प्रेशराइज करना जरूरी था, उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन करना जरूरी था। इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन कर दिया, ठीक है। अभी देखो, you see the demography of Afghanistan a little bit. In Afghanistan, the majority population belongs to this group known as Pashtuns, 60%. And then there are minority like Uzbeks, Tajiks, Kazakhs, Hazaras, and Pashtuns, since they were in majority, so they were having political domination also. So they were already ruling Afghanistan. All of them are Islamist, Muslim है, लेकिन for them the tribal identity is more important than religious identity, and they maintained hostile relations with each other. मैंने आपको बताया रिलीजन को सुप्रीम आइडेंटिटी बताने के पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का या देशों का, नहीं तो हर वक्त कल्चर अपीयर्स टू बी मोर बाइंडिंग फोर्स। तो ट्राइबल्स गाइडेड बाय देयर कल्चर वे आर क्लोज एंड दे वुड फाइट अगेंस्ट ईच अदर, और एक मोटा मोटा ग्रुप बन गया था पश्तून वर्सेस ऑल ऑफ देम। ये है अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स एंड पश्तून्स वे आर रूलिंग। यूएसएसआर वांटेड अफगानिस्तान अंडर इट्स ओन कंट्रोल इन ऑर्डर टू सैंडविच पाकिस्तान। इंडिया ऑल्सो वांटेड, यहां भाई आ जाओ, फिर इसको घेरते हैं चारों तरफ से, पूरा कबड्डी का मैच सेट हो रहा है, ठीक है। अब पश्तून्स आर ऑलरेडी रूलिंग, तो यूएसएसआर इंटरवीन्ड इन फेवर ऑफ दीज उज्बेक्स, तजीक्स, एंड इनकी जबरदस्ती सरकार बनवा दी वहां पे। अब विल यूएस कीप क्वाइट, आप ही बताइए। यूएस विल नेवर वांट पाकिस्तान टू गेट सैंडविच्ड, यूएस विल नेवर वांट अफगानिस्तान टू गो आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो यूएस विल स्टार्ट इंटरवीनिंग इन अफगानिस्तान नॉट डायरेक्टली बट वाया पाकिस्तान। फंड, arms, ammunitions, training, support, military camps, कि bring Pashtuns here, train them, send them back, ask them to fight. So Pashtuns were converted into Mujahideens. Mujahideens मतलब fighters. So Pashtuns are tribals, but they are converted into Mujahideens, fighters, and training, fund, arms, ammunitions, everything coming from US. But via Pakistan because of geographical proximity, and Pakistan also knows the game कि what is going on. ये तो हमें सैंडविच करने की कोशिश की जा रही है, तो हमें सैंडविच होना नहीं है। तो इस चक्कर में गेम शुरू हुआ ये वाला। यूएस, देखिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं इसकी, मेरा बस चले तो मैं एक फुल फ्लेजेड इमेज जो भारत सरकार की तरफ से है वो लेकर के आऊं, ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्यों अलग दिखाना है,
लेकिन जब भी मुझे कोई एक ब्रॉडर इमेज चाहिए होता है तो मिलता नहीं है गूगल पे। ठीक है, ये एक समस्या है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, जितना बुरा आपको लगता है उतना बुरा मुझे भी लगता है। ये अलग कलर से भी क्यों ही है, पर ठीक है, हम समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएस वाया पाकिस्तान यहां इंटरवीन कर रहा है एंड यूएसएसआर डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है, और इंडिया तो साथ में है कि हाँ हम लोग हैं बिल्कुल, तुम चलो आगे चलो। अब समझो, कोल्ड वॉर खत्म। देखो अमेरिका कितना दुष्ट देश है, उसका कोई दोस्त वोस्त नहीं है। लास्ट सेशन में भी मैंने कहा कि वो दो एवरी कंट्री वर्क्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट, बट अमेरिका इज नोन टू वर्क फॉर इट्स एक्सट्रीम या सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। वो 2 मिनट में तुम्हारा साथ छोड़ देगा, जो था यहीं तक था। ठीक है, उसका यही एटीट्यूड है। कोल्ड वॉर खत्म क्योंकि यूएसएसआर जो इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इट वाज नॉट एबल टू कन्फ्रंट यूएस एज फार एज इकोनॉमिक वेलबींग इज कंसर्न, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इज कंसर्न। कोल्ड वॉर खत्म 1991 में तो ऑफिशियली खत्म होगा, बट 1988-89 से ही दिखने लगा कि यूएसएसआर विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, जिसके साथ ऑफिशियली कोल्ड वॉर खत्म। तो यूएसएसआर तो पुल आउट कर गया अफगानिस्तान से, जो पूरा माहौल सेट हुआ था 1979 में। ठीक है, यूएस कह रहा है कि हम गिरने नहीं देंगे पश्तून्स को, पाकिस्तान के थ्रू उनको ट्रेनिंग देंगे, मुजाहिदीन बनाएंगे, एंड यूएसएसआर कह रहा है कि हम इनको गिरा के रहेंगे, पाकिस्तान को सैंडविच करके रहेंगे, पाकिस्तान को अपने साथ मिला के रहेंगे। बट कहीं ना कहीं द थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी इन फेवर ऑफ यूएस, बिकॉज द कोल्ड वॉर रिजल्टेड इन फेवर ऑफ यूएस, राइट, विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब पाकिस्तान कंफ्यूज्ड और ये मुजाहिदीन कंफ्यूज। आप बस इमेजिन करो, दुनिया में कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। ये 10 साल से लड़ रहा है, ठीक है, फंड्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, इसके जिंदगी का ये बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया है। गोली चलाओ, भागो, मारो, पीटो, ठीक है, पश्तून्स को सरकार ले आनी है, ये इसका काम चल रहा है 10 साल से। और इसमें पाकिस्तान, आईएसआई पूरा सपोर्ट कर रहा है, यूएस से पैसा वैसा आ रहा है। एकाएक से चीजें बंद, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ स्टोरी। अब ये बेरोजगार हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इसकी जिंदगी का मकसद ही यही था, उसके लिए इसको पैसा भी मिल रहा था। और पाकिस्तान से अब ये बार बार पूछ रहे हैं कि बताओ करना क्या है। अब बोल रहा पता नहीं यार, अब तो कोल्ड वॉर खत्म। और इन लोगों के जैसे कोल्ड वॉर खत्म तो वैसे भी ये मेजॉरिटी में है पश्तून्स, so they were able to capture power, so they were in power also. Now to do what? That was confusion. यहां पे पाकिस्तान ने लगाया दिमाग, पाकिस्तान की आईएसआई ने लगाया दिमाग कि ट्रेनिंग हुई गई है, आर्म्स एम्यूनेशन सब यूएस की तरफ से हैं ही, इनको अब इधर डाइवर्ट किया जाए कि देखो भाई साहब, तुम्हारे मुसलमान दोस्त कश्मीर में तकलीफ में है, उनके लिए अब लड़ो, अगला प्रोजेक्ट। अब पश्तून्स कह रहे हैं कि बट हम तो पश्तून्स हैं। आज तक तो पश्तून वर्सेस उज्बेक, तजिक चल रहा था, वो भी मुसलमान कहां आया। तो पाकिस्तान को लगभग 5, 6, 7 साल लग गया इन पश्तून मुजाहिदीन में से कुछ मुजाहिदीन को कन्विंस करने में कि नहीं नहीं, तुम पश्तून कम, मुसलमान ज्यादा हो। दिस चेंज was done by Pakistan deliberately, because arms, ammunitions, everything is there, training, fighting skill, everything is there. But end of Cold War, now neither Russia nor US interested in Afghanistan. What these fighters will do? So some of the Pashtuns returned back to their settled life, civilized life. Some of the Pashtuns were brainwashed कि no, you have bigger goals to attain, and some of the Pashtuns had a bigger political motive कि now we can pressurize India, we can extort India, ठीक है। और फिर यहां से शुरू हुआ इन पश्तून्स को तालिबान में कन्वर्ट करने का प्रयास। यही पश्तून्स हैं तालिबान।
तालिबान शब्द में फोकस कीजिए वर्ड तालीब पे, एजुकेशन, आवर कल्चर. सो आवर कल्चर, आवर सिस्टम इज अंडर थ्रेट. इस्लामिक शरीयत लॉ इज अंडर थ्रेट. और कुछ पश्तून्स को तालिबानियों में कन्वर्ट किया गया. एंड तालिब्स या तालिबानीज डू नॉट से कि वी आर टेररिस्ट्स, दे से कि वी आर तो organization who wants to establish our Islamic tradition. We are a cultural outfit. कौन कहता है कि मैं टेररिस्ट हूं? उसका सेल्फ गिल्ट से मर जाएगा. तो टेररिस्ट ग्रुप्स भी कभी नहीं कहते कि हम टेररिस्ट ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बना तालिबान, एक कल्चरल आउटफिट जिसका मकसद था ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कल्चर को स्टैब्लिश करना. और पाकिस्तान ने बड़ी चतुराई से इंडिया को एक एंटी इस्लामिक कंट्री की तरफ प्रोजेक्ट किया कि भारत मुसलमान विरोधी देश है और सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही है वो हो रही है कश्मीर में, तो वहां तुम लड़ो. और तालिबान के जो टॉप लीडर्स हैं उनको पता है कि अरे ये बिजनेस है, अगला प्रोजेक्ट भी तो चाहिए. और जो नीचे के लोग हैं उनको मोटिवेट कर दिया कि भाई अब अगला प्रोजेक्ट उधर है, हमारे मुसलमान भाई. ये कठिन था पश्तून को तालिबानी बनाना. सब बने भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई इसमें कामयाब हो गई. और एकाएक से आप देखोगे कि इधर कोल्ड वॉर खत्म और 1990 से हर दिन का काम हो गया इनका कश्मीर के अंदर बम फोड़ के भाग जाना. तो दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड. ठीक है, और आप आगे देखोगे, आपको सारी कहानी पता है. 2001 तक यूएस एकदम रिलैक्स्ड कि अब अपनी तो कहानी, अपना कोई टेंशन है नहीं. और टेररिज्म जब भी हम लेकर के जाते थे यूएस के पास कि भाई टेररिज्म बढ़ रहा है, यूएस कहता कहां है टेररिज्म? ये है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी हैं, और तुम इनके अधिकारों को दबा रहे हो, इसीलिए तो ये क्रांति कर रहे हैं, तो इनके अधिकारों को दो कश्मीर में. तो यूएस सोच रहा है कि हमें क्या, जबकि सारा चरस उसी का लगाया हुआ है. ठीक है, लेकिन उसको लग रहा है कि अब हमारा क्या, हमारा काम हो गया. ठीक है, भगवान सबका हिसाब करता ही है. ठीक है, बट आपको आगे की कहानी पता है. लेट्स मूव स्ट्रेटजिकली या क्रोनोलॉजिकली. भारत के अंदर खासकर कश्मीर एरिया में टेररिज्म काफी बढ़ गया. उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको. 1999 में काठमांडू से एक प्लेन चला एयर इंडिया का. ठीक है, इंडियन एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस को इंडियन एयरलाइंस कहते थे, और वो दिल्ली के लिए था. इसको हाईजैक कर लिया गया और लेके गए लोग कांधार. ठीक है, और इंडियन पैसेंजर्स, नेपाली पैसेंजर्स, इनको किडनैप करके फिर इन्होंने एक टेररिस्ट अजहर मसूद को छुड़ाया. यही टेररिस्ट उरी अटैक के पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है. आज तक ये भारत को तकलीफ दे रहा है. और इस तरह के कई सारे टेरर एक्टिविटीज हुए 1990 से लेकर के साल 2001 तक. भारत परेशान होकर के यूनाइटेड नेशन में हमने कन्वेंशन भी प्रपोज किया, CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि लेट अस हैव अ फर्स्ट ऑफ ऑल यूनानिमिटी over terrorism, and let us first of all agree, all of us, that terrorism is threat for entire world, humanity. But India found itself alone at UN platform in 1996. US and its allies purely rejected it. You see, terrorists were projected as political revolutionaries who are fighting for their rights, and that is why such convention cannot be adopted. बिकॉज यूएस फेल्ट लाइक कि जो भी है वो उसके लिए नहीं है. अमेरिका के लिए कहा जाता है कि अमेरिकन्स या यूएस इज नॉट यूएस बिकॉज हु दे आर, बट दे आर यूएस बिकॉज वेयर दे आर. देयर ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी, ऑन वन साइड दे हैव पैसिफिक, ऑन द अदर साइड दे हैव अटलांटिक. ऊपर में कनाडा है, नीचे मेक्सिको है. दोनों के साथ उसका असिमेट्रिक रिलेशन है, कोई टेंशन है ही नहीं, उनको वो डोमिनेट करके रख सकता है. तो यूएस को लगता है कि वी हैव तो नेचुरल फ्रंटियर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, टेररिज्म तो उसके यहां तक पहुंच नहीं सकती.
और टेररिज्म को क्यों ना एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए उन देशों को सब्जुगेट करने में, सबवर्ट करने में, जो उसके सुप्रीमेसी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो भारत के खिलाफ टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा था यूएस 1990 से लेकर के साल 2001 तक, लेकिन उसको नहीं पता था कि एक जोरदार प्लानिंग चल रही है उसके अगेंस्ट बाय अ टेरर ग्रुप अल कायदा, जो ओरिजिनली सूडान बेस्ड था, बट तालिबान के राइज के बाद अल कायदा और तालिबान एक साथ आ गए। दोनों को लगा कि अपनी आइडियोलॉजी तो मैच ही कर रही है। अल कायदा भी नहीं कहता, ओसामा बिन लादेन इसका लीडर है, वो भी नहीं मानता कि हम टेररिस्ट ग्रुप हैं, वी आर फाइटिंग फॉर आवर कल्चर। और ओसामा बिन लादेन के लिए भारत दुश्मन नहीं है, कहते इनका कल्चर हमसे अलग है लेकिन विरोधी नहीं है। ओसामा बिन लादेन के लिए अमेरिकन कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर मेनली बेसिकली, वो खतरा है इस्लाम के लिए। ऐसी सोच रखता था ओसामा बिन लादेन की जो जो चीज हमारे यहां पे प्रतिबंधित है, जैसे शराब की बात कर ले, हराम है, इनके यहां तो उनके कल्चर का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा है। ड्रेसिंग सेंस की बात कर ले, उनके यहां जो जो चीज हमारे यहां प्रतिबंधित है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सो ओसामा बिन लादेन डिड नॉट सी इंडिया एज थ्रेट, ही हैड फ्लोटेड अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसकी नजरों में हमारे लिए तो टेररिस्ट ही अल कायदा, जिसका पर्पस था इस्लामिक कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और वो भारत को खतरा नहीं देखता है। बोला ठीक है, हम बुर्का पहनते तो पर्दा रखते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, शराब को तो वो भी खराब मानते हैं, उसके लिए समस्या है ये। सैम्यूल पी हंटिंगटन एक राइटर, उन्होंने बुक लिखी थी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। वो ये बात बताते हैं कि इस्लाम जो है इट फाइंड्स क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड क्रिश्चियन कल्चर ट्रूली एंटीथेसिस टू इट्स ओन कल्चर एंड अ चैलेंज फॉर इट्स ओन कल्चर। और ओसामा बिन लादेन वो माइंडसेट लेकर के बैठा है, और तालिबान जो है ये भी मोर और लेस वही बात कर रहा है, कल्चर, इस्लामिक कल्चर, रेडिकलाइजेशन, शरीयत लॉ, दोनों ने नेक्सस बना लिया। प्लॉटिंग शुरू हो गई कि अब अमेरिका पे अटैक किया जाएगा। तो तालिबान जो है वो इंडिया में अटैक किया जा रहा है, और अल कायदा बोल रहा है एक ही अटैक करूंगा लेकिन जोरदार करूंगा, पूरे दुनिया को मैसेज दूंगा। प्लॉटिंग 3-4 साल ये प्लॉटिंग चली है तालिबान और अल कायदा के बीच में, और फिर आपको कहानी पता है 2001 में क्या हुआ। और तब से अमेरिका का स्टैंड जो है वो टेररिज्म को लेकर के बदला है। अदरवाइज तो अमेरिका कभी टेररिज्म शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता था। बट लादेन ने बताया कि देखिए सर, टेक्नोलॉजी के जमाने में इंटायर वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, राइट? सो टेररिज्म इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, एंड लैंड जो सेग्रीगेशन है उसको दूर किया जा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। तो हम प्लेन के थ्रू मार दिया। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट टेरर एक्टिविटी, ऑफ कोर्स इतने साल बीत गए हैं तो अब थोड़ा सा वो पेन भी कम हो गया है, लेकिन आप पीछे का लॉजिक भी तो समझिए। हम बता रहे हैं तब तक 1996 में हम कह रहे हैं कि लेट अस हैव एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, अब तुम मजाक उड़ा रहे हो। हमारे देश के लोग मर रहे हैं तब तुम कह रहे हो नहीं नहीं ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज हैं। तुम्हारे यहां अटैक हुआ तब तुम कह रहे हो टेररिज्म। 2001 का टाइम है, और उसके बाद से आप देखोगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल गया है। दिस इज वाटर सेड मोमेंट। यहां दो चीजें हुई, एक तो यूएस पे टेरर अटैक, और अमेरिका कुछ खास कर नहीं पाया, और इसने सीधा सीधा चाइना के कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर किया। तो चाइना स्टार्टेड असर्टिंग इट्स पावर। देखिए, पावर होना और पावर को असर्ट करना दो अलग बातें होती हैं। चाइना की पॉलिसी 2001 से पहले तक कही जाती थी हाइडिंग द क्लॉज पॉलिसी, अपने पंजे छुपा रहा था, क्योंकि वो अमेरिका के पावर को टेस्ट कर रहा था क्या करेगा ये। लेकिन 2001 में उसको दिख गया कि अरे ठीक है, कहते हैं। आप देखोगे कि इसके बाद से एक तो यूएस टेररिज्म को थोड़ा सीरियसली लेने लगा, और दूसरा चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपने अग्रेशन को प्रमोट करने लगा। तो एसर्शन ऑफ पावर, वन हाइडिंग द क्लॉथ से एसर्शन ऑफ पावर आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? फिलीपीन जो एलाइज माना जाता है यूएस का, उसको सीधा धमका दिया, जापान को धमका दिया, 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिया, बोला ये है। तो अब 10 डैश लाइन, 11 डैश लाइन, जो भी, अब ये है हमारा साउथ चाइना सी पे, क्योंकि अब वो अमेरिका के पावर को टेस्ट कर रहा है कि आओ। पहले घबरा रहा था,
कि क्या पता सच में आ जाए। ठीक है, अब वो इनवाइट कर रहा है, आओ। और ये टाइम है, और उसके बाद से यूएस हैज बीन ट्राइंग टू बी वेरी क्लोज टू इंडिया। तब से लेकर के भारत और यूएस के संबंध सुधरते ही जा रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने बात की, STA1 टैग, मेजर डिफेंस पार्टनर। तुम बोलो ना यार तुमको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, लेमोवा, कॉमकासा, बेका, विल टॉक अबाउट दैट। और भारत गले नहीं लगाना चाह रहा उसको, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत ही दुष्ट देश है, ये कब। ठीक है, यूएस की पॉलिसी को कहा जाता है बेट एंड ब्लीड, बेट एंड ब्लीड। हम कैसे भूल जाएं, 2001 के बाद से तुम बदले हो ना। ठीक है, 2001 के बाद से हुआ क्या, अमेरिका ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया, शक्ति परीक्षण किया कि चलो देख ही लेते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। घुसे ये लोग अफगानिस्तान में। पहले तालिबान को वार्निंग दी कि देखो हमें तुमसे कोई ऐतराज नहीं, तुम उसामा को दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वापस से पुराने लेवल पे लौट जाते, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, तुम्हारी भी रह जाएगी। उसामा को पब्लिकली हैंग कर दिया। तो तालिबान ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसामा अपना भाई है। ठीक है, अब अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, तो मजबूरी में हमें तुम्हारे यहां घुसना पड़ेगा। क्या आप सिचुएशन समझ रहे हैं? अगर उसामा को वो लोग हैंड ओवर कर देते तो फिर से यूएस उसी पुराने रवैये पे लौट जाता कि देखो देखो उसामा को तो हमने पकड़ लिया। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। तो यूएस घुसे अफगानिस्तान में विद इंटेंशन। देखिए, अटैक हो गया, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नहीं सेट करोगे जिसने अटैक किया है उसके अगेंस्ट, तो फिर ऐसे अटैक और भी होंगे। इस इंटेंशन से यूएस घुसे। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया गया, ऑपरेशन एनाकोंडा एंड ऑल, मेनी, डेजर्ट स्टॉर्म, मेनी ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, एक डेजर्ट स्टॉर्म पहले भी था एक ऑपरेशन, यहां पे भी। तो छोटे छोटे ऑपरेशन बहुत लॉन्च किए गए थे। ठीक है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम मेन। लेकिन आप सबको अब कहानी पता है, इनको 20 साल लग गए, कोई मेजर आउटकम मिला नहीं। क्योंकि जब तालिबान ने अलकायदा से रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया, तो अब तालिबान को भी चुप कराना जरूरी था। तो यूएस एंटर्ड विद एन इंटेंशन कि अब बता देंगे कि हम हैं कौन। इनको लग गए लगभग 12-13 साल उसामा को पकड़ने में। उसामा पकड़ा गया पाकिस्तान में, राइट। ठीक है, और पाकिस्तान में भी इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसको पता था कि सबसे सेफ जगह पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान नहीं चाहता था उसामा पकड़ा जाए, क्योंकि जब तक उसामा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा, तब तक अमेरिका उसको पैसा देता रहेगा कि भाई इसको पकड़ना है, तब तक पैसा आता रहेगा, फंड आता रहेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कितना जलील देश है पाकिस्तान। उसको अपनी इकोनॉमी पे फोकस नहीं करना है, कहीं से पैसा आ जाए। तो उसामा को अपने घर में छुपा के बैठा है और पैसा ले रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं भाई उसामा को। ये मैं बात आपको हंसी मजाक में कह रहा हूं, बट द फैक्ट इज ओबामा यूएस प्रेसिडेंट सेड कि हमने जानबूझ करके पाकिस्तान को नहीं बताया ये ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले उसामा को पकड़ने के लिए, नहीं तो उसको भगा देता वो। तो वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया पाकिस्तान में बिना पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। चलो उसामा तो पकड़ा गया, तालिबान इनके कंट्रोल में नहीं आया। 20 साल तक ये लोग लड़ते रहे। वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बनवा दिया इन्होंने। ठीक है, बट तालिबान कहीं ना कहीं पॉकेट्स में पावर में रहा ही। 20 साल हो गए, अमेरिका का भी बहुत सारा आर्म एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ वॉर गोइंग ऑन इन तालिबान। सो यूएस की पब्लिक ने भी प्रेशराइज करना शुरू किया कि नाउ लेट्स पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान। पैसा भी खर्च हो रहा है, कैजुअलिटीज भी हो रहे हैं, लेट्स पुल आउट ऑफ। तो फिर धीरे धीरे जो बिडेन प्रेसिडेंट बने, उनका एजेंडा ही था इलेक्शन में कि वी विल बी पुलिंग आउट। वैसे ट्रंप ने भी ये प्रोसेस शुरू कर ही दिया था, पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। और जैसे ये लोग पुल आउट किए नहीं, अभी पूरी तरीके से पुल आउट हुआ भी नहीं था कि इनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अमेरिकी आर्मी वहां पहुंची, तालिबान को सप्रेस किया, नाम का ही इलेक्शन करवाया, एक सरकार बनवाई। उस सरकार को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसकी आर्मी वगैरह डेवलप कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग निकलना वहां से शुरू नहीं किए इस उम्मीद में कि अब ये अपने आप को सस्टेन कर पाएगा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके पहले ही तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया। मैं बात कर रहा हूं 2021 अगस्त की।
ठीक है, तालिबान रिटर्न टू पावर। और आप कहिए कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट, आप कहिए मटेरियल इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर, वो फेल हो गया और पाकिस्तान कामयाब होता हुआ दिख रहा। क्या गेम चल रहा था पिछले 20 सालों में? पाकिस्तान तालिबान के थ्रू भारत में टेररिज्म, और हम चाह रहे हैं कि जो अमेरिका ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया है, अशरफ घानी प्रेसिडेंट थे, उसको हम लोग मजबूत कर दें और तालिबान को खत्म कर दें। ठीक है, तो अमेरिका भारत एक साथ इसके पीछे और पाकिस्तान इसके पीछे, क्योंकि ये होगा तभी तो इसको दबाव में रखेगा। और पाकिस्तान का एक ही मकसद है, ठीक है, यहां टेररिज्म, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं 2021 में इट वाज स्ट्रैटेजिक विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, रिटर्न ऑफ तालिबान, स्ट्रैटेजिक विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड डिफीट ऑफ इंडिया एंड यूएस। भारत ने तुरंत अपना स्टैंड बदला, भारत ने तुरंत तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी कि ठीक है यार, हम तुम्हें भी मानने के तैयार हैं, ठीक है, बातचीत करो। और तालिबान भी इस बार थोड़ा सा मैच्योर होकर के आया है, पहले तरह बारबरिक अप्रोच नहीं रख रहा है। तो वो एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है जिसके डेलीगेट्स को यूनाइटेड नेशंस या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंट्री की तरह रिस्पेक्ट मिले, एक डिप्लोमेटिक ट्रीटमेंट मिले। तो तालिबान एक सरकार की तरह बिहेव करना चाह रहा है, नॉट जस्ट एज ए फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। भारत ने भी उसको ऑब्जर्व किया, 2021 से लेकर के 22 तक ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि ये तालिबान पुराना तालिबान जैसा नहीं है, तो लेट्स हैव अ रिलेशन विद दिस तालिबान। और यही कारण है कि पाकिस्तान के आजकल तालिबान से संबंध खराब हो रहे हैं कि उसको वो पुराना वाला मजा नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, ये क्या मजाक है, तुम डिप्लोमेसी की बातें कर रहा है, पीस, नेगोशिएशन, ये सब तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। तो इफ यू रीड आर्टिकल्स दीज डेज, पाकिस्तान हैज डेवलप्ड डिफरेंसेस अगेंस्ट तालिबान। ये बिल्कुल मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं। और भारत जो है वो तालिबान के साथ धीरे धीरे बैक चैनल डिप्लोमेसी, अब सीधा सीधा डिप्लोमेसी भी स्टैब्लिश कर रहा है। तो जैसा हमने सोचा था 2021 के बाद से, बिल्कुल अब वापस से टेररिज्म बहुत बढ़ जाएगा भारत के अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि तालिबान थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रहा है। अब आ जाइए मुद्दे पे, सिचुएशन आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल भारत के अंदर क्या हुआ है, कंक्लूजन पे आ रहे हैं हम लोग कि ये है हमारा कश्मीर और ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म। लेकिन टेररिज्म फैलाने से कोई लॉन्ग रन फायदा होने वाला है नहीं। टेररिज्म से सिर्फ उस देश को ही फायदा होगा जिसके अगेंस्ट टेररिज्म हो रहा है, क्योंकि लोग उसके साथ अटैच होंगे, राइट। और पाकिस्तान का इमेज ही खराब होगा। तो पाकिस्तान का मकसद है कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है उसको इंसर्जेंसी का शेप देना। इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत जो की थी उस दौरान मैंने टेररिज्म और इंसर्जेंसी के बीच में क्लियर कट सेग्रीगेशन किया था। जब तक बाहर से लोग आकर के बम मार करके भागते रहेंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, भारत का इमेज अच्छा होगा, और पाकिस्तान को लॉन्ग रन में कुछ अचीव होने वाला है नहीं। लेकिन अगर लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, तो वो क्या होगा, इंसर्जेंसी। फिर क्या होगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भारत के ऊपर दबाव, और फिर इंडिया जो है चारों तरफ से घिर जाएगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रेशर। ये है पाकिस्तान का गोल, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो भी रहा था। तालिबान मुजाहिदीन की मदद से टेररिज्म करा रहा है। अब समझिए टेररिज्म से नुकसान क्या होगा। 1990 से ही भारत सरकार ने वहां लगा दिया आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्म्ड फोर्सेज के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। अब देखिए जी, आर्म्ड फोर्सेज है तो फिर तो उसका अप्रोच थोड़ा अलग ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिंजेंट अप्रोच रहेगा। जहां पे भी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल होगा वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इस बात को आप अच्छे से समझिए। जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चले, दैट इज प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। सब कुछ शांतिपूर्वक होगा
तब जाकर के फिर वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कोई फैक्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड ऑल। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब टेररिज्म इंसर्जेंसी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो समझिए। बम मार के भाग गया, हमने लॉ एंड ऑर्डर लगाया, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया। आर्मी का थोड़ा सा हाई हैंडेड अप्रोच तो रहेगा ही, कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन कर दिया, कहीं पे भी आपके छापेमारी कर दी, कर्फ्यू लगा दिया बार बार। तो एज लॉन्ग एज लॉ एंड ऑर्डर रिमेन्स डिस्टर्ब, डेवलपमेंट विल नॉट बी देयर। और जब 15, 20, 25 साल तक 1990 से लेकर के 2015 तक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो नौकरियां जनरेट होंगी क्या? जब नौकरियां जनरेट नहीं होंगी तो वहां का यूथ क्या करेगा? उसको भी तो घर परिवार चलाना है, उसको भी तो पैसा चाहिए अपने परिवार का ध्यान देने के लिए। और फिर वहां पे टेररिज्म जो है वो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह राइज होने लगेगा कि पैसा मिल रहा है पत्थरबाजी करने की। तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, तुम्हारा जॉब है पत्थर मारो, पैसा लेके जाओ। Terrorism emerged as a commercial activity. When there will be no commercial activity, then what commercial activity youth will engage into? Right? और इसीलिए यूपीएससी ने 2016 में प्रश्न भी पूछा कि terrorism is no longer holding its original approach. It is turning into a commercial activity. We will solve that question in the class. और अब भारत के लिए एक अलार्मिंग बेल बज चुका था। लोकल यूथ पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया इंतिफादा। जिस तरीके से पैलेस्तीन, ये वर्ड इंतिफादा जो है पैलेस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से आता है, वहां के लोकल्स इजराइलियों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कश्मीर के लोकल्स भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आर्मी है, उसके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है, तो फिर वो भी जवाब देगी, उसको ऐसे ही ट्रेनिंग किया गया है। तो कभी कभार किसी पत्थरबाज को जीप पे बांध दिया, बोले अब करो पत्थरबाजी। किसी ने फोटो खींच के डाल दिया इंटरनेशनल फोरम पे कि देखिए लोकल को ये लोग जीप पे बांध देते हैं। हम लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहे थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2016 का ये इंसिडेंट, बुरहान वानी इंसिडेंट। एक लोकल यूथ है, ये टेरर एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, और मारा जाता है एक सिक्योरिटी ऑपरेशन में। और इसके फ्यूनरल में हजारों की संख्या में लोकल यूथ उतर आते हैं इसकी सपोर्ट में। तो ये क्या बताता है कि लोकल यूथ आर नाउ हैविंग एलियनेशन फ्रॉम इंडिया। ये भारत की स्ट्रैटेजिक डिफीट हो रही थी। क्या आप 2016 तक समझ रहे हैं? व्हेन डेवलपमेंट विल नॉट हैपन, तो व्हाट विल बी द कॉमर्शियल एक्टिविटी? टेररिज्म बिकेम अ कॉमर्शियल एक्टिविटी। एंड पाकिस्तान को अब अपने लोग नहीं भेजने थे, पाकिस्तान को बस पैसा भेजना था पत्थरबाजी करवाने के लिए। और इससे दो फायदा, लोकल पत्थरबाजी करेगा, लोकल जब रिवॉल्यूशन करेगा तो वो टेररिज्म नहीं होगा, वो होगा इंसर्जेंसी। और इंसर्जेंसी के खिलाफ कोई भी सरकार, कोई भी देश जो है वो मोरल ग्राउंड्स पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाती। जब लोग ही नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ तो तुम क्यों रखना चाह रहे हो? स्ट्रैटेजिक डिफीट, सेल्फ गोल, आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? 2016 तक तो ये बात होने लगी थी। अब ऐसे हालत में चुपचाप बैठ जाते तो फिर धीरे 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 गेम अपने हाथ से निकल ही जाता। और बुरहान वानी इंसिडेंट आप कह सकते हैं वाज द टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद से मुझे लगता है कि भारत सरकार ने सोचना शुरू कर दिया कि अब तो कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जो लोकल पार्टीज हैं, अब्दुल्लास, ठीक है, मुफ्तीस, अब्दुल्लास, महबूबा मुफ्ती उस टाइम में सीएम थी 2019 में, ठीक है, इनकी सरकार पहले हटाई गई, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा एंड ऑल। इनके लिए आई डोंट वांट टू बी हार्श, बट आई विल बी यूजिंग टू वर्ड्स, आइदर दे वर नॉट विलिंग और नॉट कैपेबल। जो भी है, देखिए भारत सरकार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा रही है, लेकिन अभी भी स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो बहुत सारे एरियाज में भारत सरकार के पावर जो है वो लिमिटेड है, भारत सरकार को चाह करके भी नहीं कर सकती। और भारत सरकार को अच्छे से समझ आ गया है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो धीरे धीरे कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। और डेवलपमेंट आप लाओगे कैसे जब तक उसका पूरा लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर ना हो? और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कराने के लिए लोकल पुलिस को भी उतना एक्टिव होना होगा। और लोकल पुलिस या तो कैपेबल नहीं है, नहीं तो विलिंग नहीं है। इनको भी तो फंड मिल रहा है बेहिसाब फंड कश्मीर के लिए अंदर,
बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्टेटस। इनको भी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिला हुआ है। एक आम सीएम दूसरे स्टेट्स के सीएम की तुलना में इन सीएम्स का दर्जा ऊपर था। ये अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री के बराबर मानते थे। ये कश्मीर को एक अलग देश की तरह ट्रीट करते हैं और वहां के अपने आप को प्रधानमंत्री की तरह मान रहे हैं। ये लोग उस दर्जा को तो नहीं जाने देंगे। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं वैसे तो ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जस्ट टू मॉडरेट इट डाउन मैंने कह दिया कि आइदर नॉट विलिंग या नॉट कैपेबल। तो अपने देश के लोग, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ही अपना नुकसान करा रही हैं और एक आर्टिकल छुपा हुआ है 370 संविधान के अंदर जो सरकार को कुछ करने नहीं दे रहा। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहां से होगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो यूथ तो पत्थरबाजी करेगा ही। ये पूरा सिनेरियो जो है, इसने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया कि अब आर्टिकल 370 हटाना ही होगा। जो मौजूदा पार्टी जिनकी सरकार है, वैसे उनके मैनिफेस्टो में स्टार्टिंग से ही है कि 370 हटाएंगे। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं हो सकते, वो तो एक बात है ही, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? लोकल पुलिस अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एलिगेशन है कि ये इनके साथ मिल के काम कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं, और भारत सरकार के हाथ पहुंच नहीं पा रहे। आर्टिकल 370 हटाया गया। ठीक है, 370 हटने के बाद से कुछ चीजें हो रही हैं धीरे धीरे। वहां पे एक बात तो आपको पता है, देखिए हर चीज किताबों पे नहीं छोड़ते, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से भी सीखते। टूरिज्म बढ़ रहा है। कैसे? डेटा एक बात है, मैं खुद नहीं गया हूं, जा नहीं पाया, बट मेरे कई सारे दोस्त कश्मीर घूम के आ गए। आपके भी घूम के आ गए होंगे। ठीक है, कि मैं कश्मीर गया था घूमने। 2019 से पहले आप किसी का नहीं सुन रहे होंगे कि कश्मीर गया था घूमने। तो अगर कश्मीर घूमने गया है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हो कि नहीं हो रही हो वहाँ लोकल यूथ के लिए? कश्मीर के अंदर 2022 में पहला मल्टीप्लेक्स खुला। जो थोड़े बहुत सिनेमा घर थे वो भी बंद कर दिए गए थे 25 साल पहले। क्यों? क्योंकि इस्लाम जो है वो म्यूजिक को फॉरबिड करता है, ऐसी बातें। अभी यूथ ना म्यूजिक सुनेगा, ठीक है, ना मूवी देखेगा, ना नौकरी है, तो क्या करेगा? तो मैं तो बस आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि आर्टिकल 370 को क्यों डी ऑपरेशनलाइज किया गया। उसको डी ऑपरेशनलाइज करने के बाद अब सरकार के सामने सीधा सीधा चैलेंज है कि आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करें, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएं। जो यूथ एलियनेट हो रहे थे भारत के अगेंस्ट और कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे थे, उसको वापस से मेन स्ट्रीम करें, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें, और आप पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजी था भारत के अंदर टेररिज्म को इंसर्जेंसी में कन्वर्ट करने का, उसको पूरी तरह से डिफीट कर दें। और मेरी उम्मीद है कि उस पर काम चल रहा होगा। अभी अगर आप देखो तो ये जो पूरा का पूरा 370 वाला एनालिसिस है, 370 इशू है, आज हमने मेनली डिस्कशन किया इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, लेकिन इस पे एक चर्चा हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से भी, कि जिस तरीके से हटाया गया, क्योंकि हटाने का जो पावर था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके पावर को पहले ट्रांसफर किए गए जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली को थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और फिर चूंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था इसलिए वो पावर पार्लियामेंट के पास आया, और पार्लियामेंट ने इस तरीके से 370 को डी ऑपरेशनलाइज किया। तो जिस तरीके से हटाया गया उसको लेकर के सवाल था, बट ये सवाल भी खत्म हो चुका है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इवैल्यूएट करके कह दिया है कि नहीं, जो एब्रोगेशन किया गया है आर्टिकल 370 का वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, उसमें कोई गलत है नहीं, तो ये भी डिबेट खत्म है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? अभी एक डिबेट बस रह जाती है ये कि उनका जो कल्चरल राइट्स है, जिसके लिए ओरिजिनली आर्टिकल 370 लाया गया था, लोकल कल्चरल राइट्स, इंडिजिनस रिसोर्सेस पे राइट्स, वो कितना हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसका जवाब दे पाना किसी के लिए भी इतना सरल नहीं है। फॉर दिस यू विल हैव टू हैव लोकल कश्मीरी, ठीक है, एंड यू विल हैव टू हैव ग्राउंड एक्सपीरियंस। अभी मैं कुछ भी बोलूंगा इस पे तो इट विल बी अ बायस्ड स्टेटमेंट, आप भी कुछ भी बोलेंगे तो बायस्ड स्टेटमेंट होगा। बट कहीं ना कहीं जो ऊपर ऊपर से देख करके आ रहा है कि अगर लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वायलेट हो ही रहे थे। कल्चरल इंटरेस्ट पे ज्यादा नहीं कह सकते, बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो वायलेट हो ही रहे थे, राइट? कल्चरल इंटरेस्ट वाली बात, कल्चरल आइडेंटिटी वाली बात पे जवाब दे पाना थोड़ा कठिन है। ये मैं आप सबको बताना चाहता था।
इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, आर्टिकल 370, पाकिस्तान फैक्टर, कोल्ड वॉर, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। मैसेज आप सबको और कॉमन सिटीजन्स के लिए भी ये है, जो आप लोग भी कभी चर्चा में बताएं कि सिक्योरिटी इज प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बात बात पे आर्म्ड रिबेलियन या डिस्टरबेंस क्रिएट करना कहीं ना कहीं अपनी समाज को इकोनॉमिकली पीछे लेकर के जाता है। तो हर बात पे वॉयलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। पीसफुल तरीके से अगर बढ़ा जाए तो इकोनॉमिक कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दिस इज ऑल आई वांटेड टू कन्वे। थैंक यू फॉर द सेशन। नाउ आई एम विलिंग टू टेक क्वेश्चन इफ एनी फ्रॉम योर साइड। यस। Look, for Pakistan, Jammu and Kashmir are same only. ऐसा नहीं है कि कश्मीर अलग है, पाकिस्तान के लिए जम्मू अलग है। इट कंसिडर्ड एंटायर कश्मीर एज वन रीजन। दूसरा, डेमोग्राफी इज ऑल्सो वन फैक्टर। जम्मू साइड में फिर भी मुस्लिम पॉपुलेशन इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू कश्मीर साइड। तो फॉर पाकिस्तान इट इज ईजी टू प्रमोट टेररिज्म इन द कश्मीर वैली देन ऑन द जम्मू साइड। तीसरा, ज्योग्राफिकल फैक्टर है। जम्मू साइड में इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चीजों को मैनेज कर पाना ज्यादा आसान है। कश्मीर साइड में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चीजों को मैनेज कर पाना थोड़ा कठिन है, वैली रीजन, ठीक है। यस।